हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका एमएच बीएससी नर्सिंग सीईटी 2024 के स्टूडेंट्स के लिए नर्सिंग एप्टीट्यूड का पार्ट 6 वाला वीडियो। मैंने आपको इसके ऑलरेडी 5 पार्ट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, यानी 100 एमसीक्यूज नर्सिंग एप्टीट्यूड के आपको दे दिए गए हैं। आज के सेशन में हम 20 एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट सेशन जो होगा वो अपना बहुत ही ज्यादा स्पेशल सेशन होगा, क्योंकि जो अपना पार्ट 7 आएगा नर्सिंग एप्टीट्यूड का, उसमें मैं आपको स्पेशली पीवाईक्यूज कराने वाली हूँ 2023 के। फाइनली पीवाईक्यूज हमको मिल गए हैं तो वो हम सॉल्व करा देंगे, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आपके एग्जाम में कैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी तक अगर आपने हमारा ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से ऐप इंस्टॉल करो। ऐप में लॉगिन करके इसका फ्री मटेरियल चेक करो। फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में आपको सैंपल पेपर दिया गया है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस का पैटर्न समझ में आएगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे टाइप के आते हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के क्वेश्चन के साथ। ये रहा हमारा आज का नर्सिंग एप्टीट्यूड का पहला क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि मैम नर्सिंग एप्टीट्यूड प्रिपेयर करने के लिए क्या कोई स्पेसिफिक बुक है? देयर इज नो स्पेसिफिक बुक टू प्रिपेयर फॉर नर्सिंग एप्टीट्यूड। आपको मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि मैंने लास्ट ईयर का जो पीवाईक्यू पेपर देखा, नर्सिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा करके आपके बायोलॉजी सिलेबस में से ही आते हैं। थोड़े बहुत आपको जनरल अवेयरनेस रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए आप अपने टेक्स्ट बुक में से जो ईयर वाला पार्ट है, कौन से ईयर में कौन सा एक्ट हुआ और मेडिकल कौन से स्कीम लॉन्च हुए, कौन सी योजना लॉन्च हुई, ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्यूटी ऑफ असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट? तो इसमें से नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की ड्यूटी क्या होती है, बताओ। असिस्ट द टोटल नीड्स ऑफ द पेशेंट्स इन यूनिट एंड प्रिपेयर, डेमोन्स्ट्रेट एंड सुपरवाइज द नर्सिंग केयर, attend regular round in the unit, all of the above. So all of the above are the duties of assistant nursing superintendent, क्योंकि असिस्टेंट सारी ड्यूटीज का डेटा रिकॉर्ड करती है और फिर वो अपने सुपरिटेंडेंट को सबमिट करते हैं। तो ये सारे के सारे अपने नर्सेज की ड्यूटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। कल को आप नर्सिंग एग्जाम क्वालिफाई करके नर्सिंग में एडमिशन लोगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Dash or critical care nurses are highly specialized and trained healthcare professionals who provide nursing care to patients suffering from potentially fatal illness। मतलब अगर कोई ऐसा पेशेंट है कि जो एकदम क्रिटिकल कंडीशन में, जिसकी डेथ वगैरह होने वाली है, तो ऐसे क्रिटिकल कंडीशन के पेशेंट्स को कौन से टाइप की नर्सेस हैंडल करती हैं? इंटेंसिव केयर यूनिट रजिस्टर्ड नर्सेस, यानी आईसीयू डिपार्टमेंट के नर्सेस ऐसे क्रिटिकल सीरियस पेशेंट्स को हैंडल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। विच डिपार्टमेंट हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सिलेक्टिंग, परचेसिंग, कंपाउंडिंग, स्टोरिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑल ड्रग्स एंड मेडिकेशंस? पूरी दवा का जो भी रिकॉर्ड होता है, जो भी मेंटेनेंस होता है, वो कौन सी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को कंट्रोल करना होता है? फार्मेसी डिपार्टमेंट, फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट जो होता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कौन सा ड्रग डिजाइन करना है, कौन से ड्रग का क्या कितना रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से कितना लॉट मंगाना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सब। ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फॉर अ फीमेल क्लाइंट विथ एनोरेक्सिया नर्वोसा, नर्स जिमी इज अवेयर दैट विच गोल टेक्स द हाईएस्ट प्रायोरिटी? एनोरेक्सिया मतलब क्या होता है? एवर्जन टुवर्ड्स फूड, मतलब आपको ज्यादा फूड वगैरह खाने का मन नहीं करता है। एनोरेक्सिक, खाना खाते हैं तो भी ऐसा लगता है कि अभी उल्टी आ जाएगी। तो ऐसे केस में द क्लाइंट विल मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, द क्लाइंट विल एस्टैब्लिश एडिक्वेट डेली न्यूट्रिशनल इनटेक। एनोरेक्सिया में क्या होता है, आपको भूख लगती है फिर भी आपको खाने का मन नहीं करता है ड्यू टू सम डिसऑर्डर्स। तो ऐसे केस में जो नर्सेज होते हैं वो, उनका ये मेन प्रायोरिटी होता है कि वो कैसे भी करके मिनिमम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स जो है वो आपकी फुलफिल होनी चाहिए। According to Maslow's hierarchy of needs, all humans need to meet basic physiological needs first। मतलब आपको बेसिक जो न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए वो एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको वो प्रोवाइड करके दे। यहाँ तक समझा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 or 6 whatever। After medical examination, the doctor confirmed that Mr. Bansal is suffering from chronic renal disease। Which of the following statement is incorrect? ये हमने अभी अपने लास्ट सेशन में भी पढ़ा था, जो हमने बायोलॉजी वाला क्वेश्चन देखा था कि
क्रोनिक डिजीज में क्या होता है, अच्छा ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया है, क्रोनिक रीनल डिजीज में क्या होता है, आपका किडनी जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है, तो ऐसे केस में उनको एरिथ्रोपोइटिन का ओरल टैबलेट्स नहीं दिया जाता है, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, उनको इसका इंट्रावीनस इंजेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इन्फेक्टेड पर्सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 10 में से, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, he or she is less likely to encounter a susceptible person when a large proportion of members of group are immune, it is called as dash, मतलब समझो कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और वो किसी सेंसिटिव पर्सन के कांटेक्ट में आ सकता है, लेकिन क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सेंसिटिव पर्सन के कांटेक्ट में आए, समझो 100 लोग रहते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, उसमें से 90% पीपल आर इम्यूनाइज्ड, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, कोई एक इंसान इन्फेक्टेड है और बाकी के 9 इंसान जो है वो सेंसिटिव है, तो 9 इंसान और 90 इंसान के कंपैरिजन में आपके 90 इंसान का पॉपुलेशन ज्यादा है, तो हर्ड इम्यूनिटी मतलब क्या होता है, जब आपका पूरा का पूरा झुंड, हर्ड मतलब झुंड होता है, जैसे भेड़ बकरियों का झुंड होता है, तो आपका पूरा का पूरा झुंड अगर स्ट्रांग है तो वो जो 9 लोग हैं वो इजीली छुप सकते हैं उस पूरे झुंड के बीच में, तो सेंसिटिव लोग जल्दी कांटेक्ट में नहीं आएंगे इन्फेक्टेड पर्सन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a community there is a child who have leg injury and it can't move, the nurse assisting to the healthcare program running in that community area sees swelling of the lower affected leg, मतलब किसी को लेग इंजरी हुआ है, पैर मूव नहीं हो सकता है और उसके लोअर लेग में स्वेलिंग हो गई है, सूजन हो गई है, which of the following does the nurse suspect is the cause of the child symptom, तो क्या रीजन हो सकता है, अगर स्वेलिंग स्टार्ट हो गई है तो उसको फ्रैक्चर हुआ है, क्या हुआ है, क्या रीजन हो सकता है, पॉसिबल फ्रैक्चर ऑफ द टिबिया, आपके पैर में 2 बोन्स होती है टिबिया एंड फिब्यूला, तो टिबिया अगर फ्रैक्चर हो गई है, अगर वो चल नहीं पा रहा है, सूजन हो गई है, तो उसको स्वेलिंग देखने को मिलेगा उसके पैर में और ये नर्स का एक बेसिक डायग्नोसिस हो सकता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which program was launched by Ministry of Labor and Employment, Government of India to provide health insurance coverage for below poverty line families, देखो पहले क्या होता था कि जो अपने मजदूर लोग होते हैं उनको कोई पर्टिकुलर टाइप का इंश्योरेंस नहीं मिलता था, अगर उनकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती थी तो भी उनको कोई कंपनसेशन नहीं मिलता था, तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया जिससे उनकी मदद हो सके, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, इट वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर फॉर कॉमन पीपल हु वर वर्किंग एज लेबर्स फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज, और ये कब लॉन्च हुआ था, 2018 में। यस, इस योजना का मेन गोल क्या था कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन यानी जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं जो लोग, उनको भी एक प्रोटेक्शन मिले, सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a goal of national rural health mission, which of the following is not a goal of national rural health mission, yes, the national rural health mission was launched to provide accessible and affordable quality health care to rural patients, especially to vulnerable groups, but the goal of national rural health mission includes reduce infant mortality, मतलब बच्चों की डेथ रिड्यूस करना है, maternal mortality ratio रिड्यूस करना है, universal access to public health, prevention and control of communicable and non communicable disease, employment guarantee का इससे कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट सिर्फ इस चीज का ध्यान देती है कि जो भी लोग रह रहे हैं उनकी हेल्थ को कैसे अच्छा रखा जाए, लोगों को जॉब मिलनी चाहिए, वो इस पर्टिकुलर योजना के अंडर नहीं आता है, सो दिस इज द ऑड वन ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following nurse are responsible for taking care of patients throughout the process of surgery और medical procedure, कौन सी नर्स होती है जिनको पूरा स्टार्ट टू लेकर एंड तक जब तक सर्जरी हो नहीं जाती और सर्जरी के बाद भी ध्यान रखना होता है पेशेंट का, तो ये कौन से टाइप की नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ओटी नर्स, ओटी नर्स यानी ऑपरेटिंग थिएटर की नर्सेस, क्योंकि उनको पता होता है कि इस पेशेंट की सर्जरी कैसे हुई है, क्या कॉम्प्लिकेशंस थे, इसको कैसे क्या केयर की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नर्सिंग प्रोटोकॉल बिलोंग्स टू, नर्सिंग प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है, देखो प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है, कोणताही स्पेसिफिक प्रोसिजर जे तुम्हाला फॉलो करावं लागतं इफ यू आर इनटू एनी इंस्टिट्यूशन, तो नर्सिंग प्रोटोकॉल इज अ डॉक्यूमेंट विच इज साइंड बाय नर्स एंड फिजिशियन, बेसिकली इसमें गाइडलाइंस लिखे हुए होते हैं, उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल या क्लिनिक के रूल्स लिखे हुए होते हैं, कुछ टिप्स लिखी हुई होती है, कुछ डूज एंड डोंट्स लिखे हुए होते हैं,
तो अगर आप उस प्रोटोकॉल पे साइन कर रहे हो मतलब यू एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन एंड यू आर रेडी टू वर्क विद देम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर 3 days ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग अ पोस्टपार्टम पेशेंट रिपोर्ट्स निपल सोरनेस, मतलब समझो कोई औरत है जिसने अभी अभी बच्चा पैदा किया है, कंटिन्यू 3 दिन तक वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है और अचानक 3 दिन के बाद उसके निपल्स में बहुत ही पेन हो रहा है और वो अचानक से कड़क हो गया है। To relieve her discomfort, the nurse should suggest that she, अगर ऐसा हो रहा है तो उसको रिलैक्स करने के लिए नर्स क्या सजेशन देती है? That she should lubricate her nipples with expressed milk before feeding। मतलब क्या होता है कि अप्लाइंग आइस कंप्रेसर जस्ट बिफोर फीडिंग, दूध पिलाने से पहले थोड़ा सा आइस से मसाज करो, क्योंकि क्या होता है जब स्टार्टिंग में ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो बच्चा प्रेशर लगा के मिल्क ऑब्टेन करने की कोशिश करता है, जिसके वजह से आपके सेंसिटिव टिश्यूज उतना प्रेशर झेल नहीं पाते और स्टार्टिंग में होता है स्वेलिंग होती है, पेन होता है, स्ट्रेच हो जाता है, तो उसके वजह से कोल्ड कंप्रेस या फिर आइस कंप्रेसर लगा के थोड़ा सा मसाज किया जा सकता है टू रिलीव द पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is related to digestible sensors that are used in hospitals? Which particular point is related to digestible sensors? Digestible sensors monitor patient's body system and wirelessly transmit what is happening in his body। बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं ये डेटा रिकॉर्ड होता है, प्लस इट डिटेक्ट्स डिजीज एंड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द डॉक्टर। तो ये दोनों फंक्शन काम करता है डाइजेस्टिबल सेंसर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, you are alone first aider and have an unconscious non breathing adult, what should you do first? मतलब क्या बोला गया है कि आप अकेले हो जो फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकता है और अचानक से आपके साथ कोई अडल्ट है, उसको ब्रीथ करने में डिफिकल्टी हो रही है, ठीक है, मतलब वो अनकॉन्शियस है, सांस भी नहीं ले रहा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? इफ यू आर अलोन एंड हैव एन अनकॉन्शियस ब्रीदिंग अडल्ट, सबसे पहले आपको एम्बुलेंस नंबर को कॉल करना चाहिए, ठीक है। ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर मतलब AED is used to help those experiencing sudden cardiac arrest। मतलब समझो किसी को अगर अचानक से शॉक के वजह से हार्ट अटैक हुआ है तो इस पर्टिकुलर डिवाइस से, ऐसे देखा होगा आपने, शॉक दिया जाता है जिससे उसका ब्रीदिंग फिर से चालू हो जाए। इट इज अ सोफिस्टिकेटेड इजी टू यूज मेडिकल डिवाइस विच एनालाइजेस द हार्ट्स रिदम एंड इफ नेसेसरी वो आपको इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिसके वजह से अगर कोई स्ट्रोक वगैरह आया रहेगा तो वो रिलीव हो जाता है और पेशेंट फिर से ब्रीथ करने लग जाता है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चल भाई आगे, एक मिनट। ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एसिड रेन? ये तो हमने सिंपल चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था, नाइट्रिक एसिड के साथ आपका रेनफॉल मिक्स हो जाता है तो उसको हम एसिड रेन बोलते हैं। द पीएच ऑफ द रेन वाटर फॉल्स बिलो 5.6। क्लीन रेन हैज अ पीएच वैल्यू ऑफ 5.0 to 5.5 विच इज स्लाइटली एसिडिक। लेकिन जब आपका रेन वाटर नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड के साथ मिक्स हो जाता है तो उसका पीएच और रिड्यूस हो जाता है और उसके वजह से आपके प्लांट्स, एग्रीकल्चर और ह्यूमंस सबको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है बिकॉज दिस वाटर इज नॉट हेल्दी फॉर कंजम्पशन एंड फॉर यूटिलिटी पर्पज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the correct ratio of chest compression to rescue breathe for use in CPR of an adult casualty? अगर समझो कोई इंसान बेहोश पड़ा है और वो सांस नहीं ले रहा है तो उसको कितने कंप्रेशन देने चाहिए ताकि उसकी सांस वापस आ जाए? कंप्रेशन मतलब वैसे हार्ट पे रख के ऐसे झटका देते हैं ना, उसकी बात हो रही है। यस, सो द करेक्ट रेशियो फॉर चेस्ट कंप्रेशन यूज्ड इन CPR ऑफ एन अडल्ट इज 30 कंप्रेशंस टू रेस्क्यू ब्रीथ। मतलब आपको क्या बोला है, आप अपना हाथ उस इंसान के चेस्ट के सेंटर पे रखो, देन प्लेस द अदर हैंड ऑन टॉप। एक हाथ चेस्ट पे रखो, दूसरा हाथ अपने हाथ पे रखो, प्रेस डाउन 5 to 6 सेंटीमीटर एट अ स्टेडी रेट ऑफ 100 to 120 कंप्रेशंस 1 मिनट। मतलब 1 मिनट में आपको 100 बार अपना हाथ प्रेस करना है। इट शुड बी वेरी फास्ट, वेरी कंटिन्यूअस। आफ्टर एवरी 30 चेस्ट कंप्रेशंस गिव 2 रेस्क्यू ब्रीथ। मतलब 30 बार जब आप पंप करोगे तो नाक बंद करके मुंह खोल के उसमें सांस भरो, उसको रेस्क्यू ब्रीदिंग बोलते हैं। अगर कोई इंसान सांस नहीं ले पा रहा है तो उसको चेस्ट कंप्रेशन दो, नाक बंद करो, मुंह खोलो, उसमें हवा भरो, दैट इज कॉल्ड एज रेस्क्यू ब्रीदिंग, ठीक है। नेक्स्ट, the given symbol that represents the critical care and life support for acutely ill, acute मतलब minor injury and injured patients in the hospital is known as। ये पर्टिकुलर सिंबल से आपको क्या समझ में आ रहा है? दिस इज विच डिपार्टमेंट? बताओ, जल्दी बताओ कमेंट में।
Yes, this particular symbol represents intensive care unit. The person is suffering from any injury and has been admitted in the intensive care unit department. ठीक है, next question. Dash is one that is spread from one person to another through a variety of ways that includes contact with blood and body fluids, breathing in an airborne virus or being bitten by an insect. ऐसी कौन सी बीमारी है जो मच्छर से, पसीने से, ब्लड से स्प्रेड हो सकती है? ऐसे टाइप के डिजीज को हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज. चैप्टर नंबर 10 में हमने पढ़ा है. Which of the following is a terminal method of contraception? This is from chapter number 2. अगर समझो प्रेगनेंसी कंप्लीटली स्टॉप करना है, प्रेगनेंसी होना ही नहीं चाहिए, आपको एकदम दी एंड लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है, तो कौन सा मेथड हम यूज करते हैं प्रेगनेंसी को कंप्लीटली टर्मिनेट करने के लिए? मेल स्टेरिलाइजेशन यानी वेसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी. ठीक है, अगर आप फेलोपियन ट्यूब कट कर रहे हो फीमेल्स का तो ट्यूबेक्टोमी, अगर आप मेल्स का वास डिफरेंस कट करके टाई कर रहे हो तो वेसेक्टोमी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ कैंसर स्पेशलिस्ट इज कॉल्ड एज. नाउ दिस इज वेरी सिंपल. ये आपका ENT स्पेशलिस्ट होता है, ईयर नोज एंड थ्रोट स्पेशलिस्ट. ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम. ऑन्कोलॉजिस्ट कौन होते हैं अपने? कैंसर स्पेशलिस्ट. यस, डन. सो वी आर डन विद टुडेज सेशन. आज का सेशन मेरे हिसाब से कंपैरेटिवली इजी था. नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपके ज्यादा करके बायोलॉजी चॅप्टर्स में से ही क्वेश्चन आते हैं. तुम्ही जर तुमचं 12वीचं सिलेबस एकदम चांगल्या प्रमाणे केलं, अपने जितने भी वन शॉट वीडियोस है अगर आपने वो देखा और अच्छे से पूरा सिलेबस रिवाइज किया तो आपका बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड दोनों पेपर इजी जाएगा. अभी तक अगर आपने ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो ज्ञान लैब ऐप इंस्टॉल करो, फ्री मटेरियल चेक करो. फ्री मटेरियल में आपको सैंपल पेपर दिया हुआ है. नेक्स्ट सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जो पार्ट 7 में लेकर आने वाली हूँ, पार्ट 7 में हम सिर्फ और सिर्फ PYQ करने वाले हैं. 2023 मतलब अपना लास्ट ईयर का जो PYQ है वो मैं लेकर आने वाली हूँ, नर्सिंग एप्टीट्यूड और बायोलॉजी के क्वेश्चंस. पर उसके लिए जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला, मिनिमम 1000 लाइक्स कंप्लीट होने चाहिए वीडियो में तो ही मैं पार्ट 7 अपलोड करूंगी. और उसके लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है, चैनल को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है. और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि इसके बाद जो बेसिक गाइडेंस के वीडियोस इंजीनियरिंग फार्मेसी एडमिशंस के हो रहे हैं वो आपको मिल जाएंगे. सो मेक श्योर दैट यू शेयर दिस वीडियो. मैक्सिमम लाइक्स अचीव होंगे तो आपको PYQs मिलेंगे because we also work very hard, so we also need some motivation and you can motivate us by sharing this video, subscribing to our channel and liking this video. All the best for your preparation. एग्जाम एकदम नजदीक आ गया है पर टेंशन नहीं लेना है, रिवाइज करते रहो. कम्युनिटी पोल हमारा चेक करते रहो. कम्युनिटी पोल पे डेली इंग्लिश के PYQs आ रहे हैं, वो प्रैक्टिस करो, आपका पेपर इजी जाएगा. बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, सी यू सून, ऑल द बेस्ट.